24 मार्च 2024 को होमलैंड सिक्योरिटी आती है पीडीडी के घर पे। अब होमलैंड सिक्योरिटी का काम क्या होता है? ये एक गवर्नमेंट की वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्स ट्रैफिकिंग को रोकती है। सो पीडीडी के घर पे 24 मार्च को होमलैंड सिक्योरिटी आती है, एंटर करते हैं पीडीडी के घर पे। Milling about or holding the perimeter as it would be. The non-essential, you can see them making their way back over to these armored vehicles, probably doing a little debrief about what they saw. In any type of these situations. 16 सितंबर को उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पीडीडी को अरेस्ट कर लिया जाता है। He's seen in this video entering the Park Hyatt Hotel in Midtown Manhattan. क्यों? क्योंकि उसकी एक फॉर्मर गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है केसी, वो पीडीडी पे काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाती है, सेक्स ट्रैफिकिंग की, रैकेटियरिंग की, सेक्सुअल एंड फिजिकल असॉल्ट्स की, ट्रांसपोर्टेशन टू एंगेज, प्रोस्टिट्यूशन। सो ये सारी एलिगेशन लगाने के बाद होमलैंड सिक्योरिटी, न्यूयॉर्क की होमलैंड सिक्योरिटी उसको अरेस्ट करके ले जाती है। अब ये एलिगेशंस क्यों लगाए जाते हैं, उससे पहले समझना पड़ेगा पीडीडी बेसिकली है कौन। पीडीडी का असली नाम होता है शॉन कॉम्स और उसका स्टेज नेम होता है पफ डैडी कॉम्स एंड लव। पीडीडी एक अमेरिकन रैपर होता है और एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर होता है। सो 1990 में पीडीडी अपटाउन रिकॉर्ड को एज ए ज्वाइन कर लेता है एज एन इंटर्न, बट थोड़ा टाइम बाद वो वहाँ पे एक टैलेंट डायरेक्टर बन जाता है। बट आफ्टर 3 years 1993 में पीडीडी को फायर कर दिया जाता है बाय हिज एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उसके बीच में उसके एग्जीक्यूटिव के बीच में काफ़ी बहसबाजी होती थी। पीडीडी का काफ़ी ज़्यादा रफ बिहेवियर रहा है। उस कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने पीडीडी को निकाल दिया, फायर कर दिया था। फिर 1993 में पीडीडी अपना एक रिकॉर्ड लेबल शुरू करता है जिसका नाम होता है बैड बॉय रिकॉर्ड, और वो एक जॉइंट वेंचर ज्वाइन कर लेता है, पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेता है विद ए लेबल नेम आर्टिस्टा रिकॉर्ड। पीडीडी अपना लेबल शुरू करने के बाद अपने करियर में काफ़ी नाम कमा लेते हैं और पीडीडी का जो लेबल है बैड बॉय रिकॉर्ड उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। एक आर्टिस्ट जिसकी वजह से बैड बॉय रिकॉर्ड म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल चुका था, वो था नोटोरियस बिग के नाम से। नोटोरियस बिग वो भी एक अमेरिकन रैपर होता है। पीडीडी उसको साइन कर लेता है 1994 में, जस्ट आफ्टर 1 year, और उसको बिगी भी बोलते हैं। बिगी एक एल्बम रिलीज करता है बैड बॉय रिकॉर्ड के अंडर एंड वो एल्बम का नाम होता है रेडी टू डाई एंड वो इंस्टेंट सक्सेस बन जाता है। बहुत जल्दी पीडीडी को सक्सेस मिल गई थी और म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल लिया था एंड स्पेशली हिप हॉप इंडस्ट्री में। अब जो केसी है उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड, उसने पीडीडी पे काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाई है एंड इन सीरियस एलिगेशंस को और अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पीडीडी का लाइफस्टाइल क्या था। पीडीडी के लाइफ में पार्टी लाइफस्टाइल बहुत था, वो पार्टी बहुत करता था, वो एक पार्टी फ्रीक था। वो पार्टी क्यों करता था? बिकॉज उसका एक बहुत ही ज़्यादा बिंदास, केयरलेस, केयर फ्री टाइप का उसकी एक पर्सनैलिटी थी। तो वो बस था कि उसको अपना पैसा फ्लेक्स करने में, शो ऑफ करने में कोई शर्म नहीं थी, कोई वो परवाह नहीं करता था। वो कहता था कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना फेमस हूँ, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। सो वो अपनी बिग लेविश पार्टीज को बिल्कुल बिंदास वो फ्लॉन्ट करता था। इन पार्टी की वजह से उसकी जो लेबल कंपनी है बैड बॉय रिकॉर्ड, काफ़ी अच्छी मार्केटिंग और प्रमोशन मिलती थी। सो ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न था जिसकी वजह से बैड बॉय रिकॉर्ड वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक इंडस्ट्री में घुस चुका था। बट एक पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से ये इतनी सारी पार्टीज करता था, वो रीज़न बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन है और बहुत ही ज़्यादा ईविल है। इस केस के अराउंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बट मैंने बहुत इजी तरीके से इस केस को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। काफ़ी सारे जो मैंने सोर्सेज देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, वो उनमें चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट किया हुआ है। बट यहाँ पे मैं इस वीडियो में जो सच है मैं वही बताऊंगा। चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, ना छोटा करूंगा ना बड़ा करूंगा, जो है वो है। मैंने आपको इस वीडियो में टाइम लैप्स दे दिया है, अगर आपको आगे देखना है देख सकते हो आप। पीडीडी को क्या पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी क्या मिलेगी, अभी कुछ नहीं, अभी सभी की सभी एलिगेशंस है। एक डिस्क्लेमर है, काफ़ी ग्राफिकल हो सकता है वीडियो, अगर नहीं देखना आगे जाके इट्स ओके। सो केसी के एलिगेशंस को समझने के लिए डीडी की लाइफस्टाइल को समझना पड़ेगा। वो काफ़ी ज़्यादा पार्टी फ्रीक था। तो डीडी 2 तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, एक था वाइट पार्टीज, एक था फ्रीक ऑफ पार्टीज। वाइट पार्टीज पहले एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वाइट पार्टी बेसिकली साल में 1 या 2 बार ही होती थी और इस पार्टी का जो ड्रेस कोड था
वो था वाइट। सभी जो भी गेस्ट, जो भी सेलिब्रिटीज इस पार्टी पे आते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ वाइट ड्रेस डालनी होती थी, वाइट कपड़े डालने होते थे। क्यों? बिकॉज इट शोज ए एलिगेंस, लग्जूरियस और एक्सक्लूसिविटी दिखाता है एक वाइट डालना। सो ये ड्रेस कोड बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। डीडी कहता था अपने गेस्ट को कि जो वाइट कपड़े डाल के आओगे, इट शुड बी मेड बाय योर डिज़ाइनर। कोई भी और कलर डाल के आओगे, आप उसे टाइम वापस भेज दिए जाओगे। इस पार्टीज में लाइव म्यूजिक चल रहा होता है, बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड करा जाता है, बहुत बड़े फिगर्स आते हैं, लाइक म्यूजिशियंस आते हैं, आर्टिस्ट्स आते हैं, एंटरटेनर्स आते हैं। और इस पार्टी में आदमी और औरत दोनों के लिए रूल था कि वो वाइट डाल के आएंगे, दे शुड बी वेल ग्रूम्ड, और लड़कियों को, औरतों को मैनिक्योर, पेडिक्योर और अच्छा सा मेकअप करके आना पड़ेगा विद वाइट ड्रेस। अब बारी आती है फ्रीक ऑफ्स की, फ्रीक ऑफ पार्टीज की। इस पर्टिकुलर पार्टीज में सिर्फ और सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट ही अलाउड होते हैं, जो कि पीडीडी के काफ़ी क्लोज थे और जो पीडीडी जिन पे बहुत ज़्यादा 100% ट्रस्ट करता था। अकॉर्डिंग टू पार्टी ऑर्गेनाइजर्स, इस पार्टी में एंटर करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे, रूल्स थे, जो कि गेस्ट्स फॉलो करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक फिजिकल स्टैंडर्ड हुआ करता था। ये फिजिकल स्टैंडर्ड आदमियों के लिए इतना नहीं था। आदमी या सिर्फ जिनकी अच्छी बॉडीज़ होंगी और जो वेल ग्रूम्ड होंगे वो एंटर कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये रूल्स थे। लड़कियाँ ओवरवेट नहीं हो सकती, दे शुड बी स्लिम, दे शुड बी थिन। लड़कियों को यंग होना पड़ेगा और हॉट होना पड़ेगा। ओल्डर लड़कियां नहीं एंटर कर सकती इस पार्टी में। बॉडी पे किसी भी तरह के पियर्सिंग और टैटूज नहीं हो सकते, थोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। छोटे बाल नहीं हो सकते लड़कियों के, और लड़कियां सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस में आ सकती थी। इस फ्रीक ऑफ पार्टीज में कोई कलर कोड नहीं था, कोई भी ड्रेसेस डाल के आ सकती थी, लेकिन इट शुड बी शॉर्ट। इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि बस बट चिक्स ही कवर हो सके, और हाई हील्स डाल के आना पड़ेगा लड़कियों को। लड़कियां अगर फ्लैट में आएंगी, फ्लैट चप्पल्स में आएंगी, दे विल नॉट बी अलाउड इन। सो इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ हाई हील्स वाली लड़कियां ही आ सकती थी। इस पार्टी में एंटर करने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। छोटे लड़कियां भी आ सकती है, बड़ी लड़कियां भी आ सकती है। सो इस पार्टी में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, विच इज़ अ वेरी 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 स्केरी थिंग टू इवन इमेजिन। इस पार्टी में ड्रग अब्यूज़ होता था काफ़ी। जितने भी लड़के लड़कियां आते थी वो उनको ड्रग्स दिए जाता था, कंसेंट के साथ भी एंड विदाउट कंसेंट के भी। एक पर्टिकुलर इवेंट पे क्या हुआ था कि न्यूयॉर्क में एक अवार्ड शो हुआ था, एंड अवार्ड शो के बाद ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी पीडीडी ने। ये ईयर 2000 की बात है, एंड वहाँ पे एक लड़की थी जो कि सिर्फ 13 साल की थी। उसने अक्यूज़ किया था पीडीडी को कि पीडीडी ने उसका रेप करने की कोशिश करी थी। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी जो कि वो भी 13 साल की थी, एंड उसको भी उसके साथ गलत करने की कोशिश किया था, फोर्स करने की कोशिश करी थी आफ्टर गिविंग हर ड्रग्स। इस पार्टीज़ में बहुत सारी लड़कियां, उन सबको मैनिपुलेट करा जाता था फॉर सेक्स ट्रैफिकिंग, और या फिर किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ सेक्स करने के लिए, या फिर किसी सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करने के लिए। इस पार्टीज़ में पीडीडी रिकॉर्डिंग भी करता था, रिकॉर्ड करता था। उसके कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, और अपने हाथों के साथ भी, अपने उसके हाथ में कैमरा होता था, उसके थ्रू भी रिकॉर्ड करता था। और ये जो पार्टीज़ होती थी, इट लास्टेड 4 days, एंड 3-4 दिनों के बाद पीडीडी जो भी पार्टिसिपेंट्स होते थे इस पार्टीज में, उनके घर पे आईवी ड्रग होता है, आईवी, उसका बैग उनको मेल कर देता था, क्योंकि ये इट हेल्प्स देम रिकवर मोर फास्टली। सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल के थ्रू 3-4 दिन लगातार पार्टीज करते थे। इस आईवी ड्रग के थ्रू ये काफ़ी जल्दी रिकवर हो पाते थे। अब बात आती है केसी की एलिगेशंस पे। तो ये जो मैं जितने भी एलिगेशंस पढ़ रहा हूँ ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, ये पीडीएफ में है, एंड आप गूगल करके आपको आसानी से मिल जाएंगे। बट मैं ओवरऑल बहुत शॉर्टली इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं। सो 2005 में केसी ज्वाइन करती है बैड बॉय रिकॉर्ड, पीडीडी का यही रिकॉर्ड 2005 में। इस पॉइंट पे केसी सिर्फ 19 साल की है और पीडीडी 37 साल का है। इट इज़ अ वेरी बिग एज डिफरेंस, और उसको इस लेबल में साइन करता है फॉर नेक्स्ट 10 एल्बम्स। जब तक 10 एल्बम्स नहीं निकलेंगे, शी विल बी वर्किंग अंडर दिस लेबल। Everybody in me, Cassie. Y'all know that. And hear the story directly from Miles. And then really get down to some business about just so we can be on. डीडी केसी को धीरे धीरे मैनिपुलेट करता है, ल्योर करता है। धीरे धीरे इसी के शुरुआती दिनों में जब वो नए इसने लेबल साइन किया था, तो पहले नाइस होता है केसी के साथ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, जैसे जैसे साल बीतते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मारने लग पड़ता है केसी को,
मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करता है आगे जाके, बट ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा ईवल बन जाता है। डीडी काफ़ी ज़्यादा एज ए फादर फिगर किसी के साथ बिहेव कर रहा था कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझाता है, बहुत केयरिंग होता है, बहुत प्रोटेक्टिव होता है, वैसे डीडी केसी के साथ ट्रीट करता था केसी को। ऑलमोस्ट 10 साल चलता है इनका रिलेशनशिप। आपको बताऊंगा कैसे कैसे किसी स्टेज पे ये पहले बिजनेस में काम करते थे एंड बाद में ये रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए। जैसे जैसे साल बीतते थे डीडी का जो एंगर था बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा था केसी के ऊपर। डीडी काफ़ी ज़्यादा मारता था केसी को एंड उसके जो डीडी के जो स्टाफ मेंबर्स थे, उसके आसपास जो उसके बॉडीगार्ड थे, वो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। वो देखते थे कि डीडी केसी को मारता है, बट कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। डीडी ऑफ्टन किसी को धमकाता था कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो कुछ भी नहीं कर सकती। इलीगल ड्रग्स, अल्कोहल केसी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता था और उनको फ्रीक ऑफ पार्टीज़ में यूज़ करा जाता था। ओवरऑल डीडी ने केसी की पूरी लाइफ पे कंट्रोल डाल लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि डीडी केसी के साथ एज ए फादर फिगर शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों में वो ट्रीट करता था। जब 2005-2006 में जब केसी ने साइन किया था, एक बारी केसी जाती है अपने एक ट्रिप से वापस आती है न्यूयॉर्क में एंड आते ही उसका ना केसी की तबीयत ख़राब हो जाती है एंड शी गोज़ टू डॉक्टर। हफ्ते बाद वो ठीक हो जाती है एंड डीडी उसको कहता है कि गो बैक टू योर होम एंड टेक रेस्ट, लाइक एज ए फादर जैसे बोलते हैं ना कि तुम वापस घर जाओ एंड रेस्ट करो। एंड उस टाइम पे केसी को लगता है कि बहुत बड़े रिकॉर्ड लेबल में साइन हूँ, इसलिए ही इज़ कंसर्न कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो वो बात मान लेती है एंड शी गोज़ बैक टू होम। उसको नहीं पता था कि डीडी के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो धीरे धीरे एक प्लान सीड कर रहा था उसकी लाइफ पे पूरा कंट्रोल डालने के लिए। डीडी को पता था कि किसी एक रिलेशनशिप में किसी का जो प्रोड्यूसर था उसके साथ रिलेशनशिप में थी एंड उसको पता था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में, वो पब्लिक था वो रिलेशनशिप। इवन दो उसको पता था कि वो रिलेशनशिप में है। तो एक बारी 21st बर्थडे होता है केसी का एंड वो एक होटल में होती है। होटल में पार्टी करने के बाद, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद डीडी अपने रूम में होता है एंड वो केसी अपने रूम में जा रही होती है एंड ही पुल्स हर इनसाइड। वो ज़बरदस्ती केसी को किस करने की कोशिश करता है। केसी समहाउ भाग जाती है एंड वो बाहर चली जाती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड मिलती है, केसी की फ्रेंड मिलती है एंड उसके सामने रोती है एंड ये चीज़ उसकी फ्रेंड के साथ भी होता है। ओवर द ईयर्स धीरे धीरे डीडी केसी को मैनिपुलेट करता है, उसको लोड करता है उसके रिलेशनशिप से बाहर निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन 2007 डीडी यह करता है पूरे न्यूयॉर्क सिटी में, उसका घर न्यूयॉर्क में होता है, केसी का घर, डीडी का घर न्यूयॉर्क में होता है एंड पूरे न्यूयॉर्क सिटी में एक फेक फॉल्स फ्लायर्स होते हैं ना, जो आप देखते हो कि सड़कों पे गिरे होते हैं, कारों पे लगे होते हैं, आपके घर के बाद लगे होते हैं, वो फ्लायर्स पूरे न्यूयॉर्क सिटी में फैला देता है। केसी ये चीज़ देखते कि एक पार्टी चल रही है मियामी में एंड वहाँ पे शी कैन गो एंड पार्टी। बाद में पता लगता है कि ये चीज़ डीडी ने ही करी है, डीडी ने ही कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। वो कहता है केसी को कि यू शुड गो टू मियामी एंड एंजॉय एंड पार्टी करो, एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे जब जाती है मियामी में, वहाँ पे पता लगता है कि ये जो केसी ने जो फ्लायर्स फैलाए हुए थे पूरे न्यूयॉर्क सिटी में, वो फेक थे सारे के सारे। वहाँ पे मियामी में डी आ जाता है एंड उसको बताता है एंड वो ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है केसी। बेसिकली डीडी ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो जाए थोड़ी देर के लिए। डीडी एंड केसी वहाँ पे अकेले होते हैं। केसी को लगता है कि वहाँ पे वो पार्टी करेगी, बट इन रियलिटी जस्ट वांटेड हर टू बी अलोन। सो डीडी केसी को कहता है कि मेरे साथ घूमने चलो एंड वो बेसिकली उसका इरादा होता है उसको ड्रग देना एंड उसका फ़ायदा उठाना। वो केसी को एक ड्रग दे देता है, काइंड ऑफ फोर्स करता है उसको। केसी कहती है कि ये मेरे रिकॉर्ड लेबल का जो ओनर है ही इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, अगर मैं मना करूँगी तो मेरे जो म्यूज़िक करियर वो ख़राब हो सकता है। सो इस वजह से वो ड्रग ले लेती है। करते करते 2-3 ड्रग्स और लेती है, इंसिस्ट करता है ये इलीगल ड्रग है। इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है, उसको नशे में होती है केसी एंड उसको कुछ पता नहीं होता क्या और होता है। जैसे डीडी देखता है कि ये पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड हो गई है, डीडी केसी के साथ सेक्स करता है। केसी बिल्कुल नशे में होती है एंड शी डजंट नो कि हो क्या रहा है। आफ्टर 2 years ऑफ दिस इंसिडेंट, 2007 की बात है ये, आफ्टर 2 years लाइक इन 2009 और 10 के बीच में डीडी काफ़ी कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से केसी और उसके बॉयफ्रेंड सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे डीडी केसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। वो बंदा है जो कि इस रिकॉर्ड लेबल का ओनर है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। धीरे धीरे डीडी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल डाल लेता है।
फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप डीडी का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है केसी के ऊपर। केसी ने अपनी म्यूज़िक करियर की शुरुआत में मॉडलिंग करी होती है, उसकी काफ़ी सारी सेविंग्स पड़ी होती हैं, बट इवन दो केसी के पास सेविंग्स है, अच्छे खासे सेविंग्स है, दिखाता है कि केसी को कहता है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी, पैसा बहुत है। वो केसी को बड़े बड़े वेकेशंस पे भेज देता है, और उसके लिए कार, उसके लिए अपार्टमेंट खरीद देता है, डिज़ाइनर कपड़े खरीद लेता है। 2008-2009 के बीच में डीडी केसी के लिए एक अपार्टमेंट खरीद लेता है एंड वो केसी को कहता है कि अपने पेरेंट्स को भी लेके आ जा, एंड उसके पेरेंट्स भी आते हैं। थोड़ा सा उसके पेरेंट्स थोड़ा स्केप्टिकल होता है कि ये बंदा घर खरीद के दे रहा है मेरी बेटी के लिए, बट बट एट द सेम टाइम उसके पेरेंट्स, केसी के पेरेंट प्राउड होता है कि उसका म्यूज़िक का करियर अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे कैलिफोर्निया में डीडी केसी को अपार्टमेंट खरीद के दे देता है। 2014 में केसी को जैगुआर कार लेके दे देता है। उसके ट्रैवल्स, उसके मेकअप, उसके कपड़े, हर एक चीज़ डीडी खरीद के देख रहा था। बेसिकली डीडी वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल हर थिंग्स। जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं वो बेसिकली डीडी के घर के पास ही होते हैं, इवन हर मेडिकल, क्योंकि डीडी ना धीरे धीरे जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट हो रहा था केसी के अगेंस्ट। वो काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली उसको मारता था एंड जिसकी वजह से उसके ब्रूजेस पड़ जाते थे। तो एक बारी केसी जाती है MRI स्कैन के लिए एंड डीडी डॉक्टर्स को कहता है वहाँ पे हॉस्पिटल में, कहता है कि जो रिपोर्ट है ये केसी की, वो रिपोर्ट मेरे को मिलनी चाहिए, डीडी को मिलनी चाहिए। तो उसकी MRI रिपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल डीडी के पास जा रही थी। एक बारी डीडी को पता लगता है कि केसी अपने केसी के जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको पॉप करके बुलाती है एंड डीडी कहता है कि पॉप तुम मेरे को भी बुलाओ। बेसिकली ही इज़ ट्राइंग एवरी सिंगल थिंग टू कंट्रोल, केसी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल डालने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे ये कंट्रोल धीरे धीरे एक वॉयलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। हर बारी जब डीडी केसी को मारता था, डीडी अपने पावर में जो भी कुछ होता था, पैसा, पावर, नेटवर्क, हर एक चीज़ कोशिश करता था टू हाइड एविडेंस। किसी को एक बारी उसने उसके आँख पे मारा था एंड उसके ब्लैक ब्रूज पड़ गया था। इस चीज़ को छुपाने के लिए डीडी केसी को यूजुअली होटल्स में भेज देता था एंड हफ्ते तक उसको बाहर नहीं आने देता था, ताकि वो एक हफ्ते तक रूम में रहे, उस होटल में रहे, ताकि सो दैट शी कैन रिकवर। तो इतना ज़्यादा कंट्रोल केसी के ऊपर था। इस केसी के ऊपर धीरे धीरे सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए उसको यूज़ करा जा रहा था। डीडी की एक फैंटेसी थी, इसका नाम था वेयरिज्म। सो डीडी चाहता था कि मेल प्रोस्टिट्यूट्स आए एंड वो उसके सामने किसी के साथ सेक्स करें। डीडी पीछे बैठ के देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है एंड उसको देख के मैस्टरबेट कर रहा है। तो ये उसकी फैंटेसी हुआ करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है एंड वो हर एक चीज़ बताता है कि तू इस सेक्स वर्कर को ये बात बोलेगी, तू इस सेक्स वर्कर को वो बात बोलेगी, तू ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ये पोजीशन होगी, वो पोजीशन होगी। वो हर एक चीज़ कंट्रोल करता था केसी के ऊपर। धीरे धीरे ये जो फैंटेसी थी वेयरिज्म की, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगी फ्रीक ऑफ में एंड धीरे धीरे ये फ्रीक ऑफ सेशन जो थे वो आगे जाके फ्रीक ऑफ पार्टीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेक्स वर्कर्स दुनिया भर से आते थे, दुनिया भर से नहीं मतलब US से, हर जगह से आते थे एंड ये आई थिंक इट इज़ बेसिकली टू सेक्स ट्रैफिकिंग। और जैसे जैसे ये सेक्स वर्कर्स आते थे, डीडी केसी को अलग अलग तरह का ड्रग्स देना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्टेसी, कोकेन, GHB, केटीन, एमाइन, मैरिजुआना, अल्कोहल, ये उसको ड्रग्स देता था ड्यूरिंग तो उसके जो फ्रीक ऑफ सेशन होते थे। केसी इज़ हैविंग सेक्स विद दिस मेल प्रोस्टिट्यूट एंड उसके बीच में ये ड्रग्स देता था। किसी के माइंड में कुछ पता नहीं उसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है एंड शी इज़ इन ए लिविंग हेल। ये फ्रीक ऑफ सेशन जैसे आपको पहले बताया था, ये फ्रीक ऑफ सेशन चलते थे ऑलमोस्ट अ वीक, 5-6 दिन लगातार चलते थे। इस फ्रीक ऑफ सेशन से रिकवर करने के लिए वो फिर IV फ्लूइड्स देता था। एक बारी डीडी ने केसी को बोला था कि एक पर्टिकुलर तरह के लॉन्जरी डाल के आए फ्रीक ऑफ सेशन के लिए एंड वो हर एक चीज़ इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि तूने ये बात इस सेक्स वर्कर को बोलनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस एंड दिस। फाइनली बारी आती है जब केसी ट्राई टू एस्केप दिस लिविंग हेल। डीडी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जब भी वो भागने की कोशिश करती थी केसी, डीडी उसको समहाउ पकड़ लेता था। डीडी का नेटवर्क और उसके बंदे जो लॉयल थे वो समहाउ केसी को पकड़ के ले आते थे डीडी के पास। सो एक बारी 2011 में केसी और एक
रैपर होता है, आर्टिस्ट होता है जिसका नाम होता है किड कडी। तो उसके बीच में, इन दोनों के बीच एक रोमांटिक कॉन्वर्जेशन होती है थ्रू ईमेल्स, थ्रू टेक्सटिंग होती है। तो एक बारी FO सेशन जो हो रहा होता है, फ्रीक ऑफ सेशन जो हो रहा होता है केसी एक मेल सेक्स वर्कर के साथ एंड DD के बीच में। ड्यूरिंग दिस सेशन PDD ये जो किड कडी और केसी के बीच में जो टेक्सटिंग होती है वो पढ़ लेता है। ये चीज़ देख के उसका दिमाग खो जाता है एंड उसको मारना शुरू कर देता है। एंड ये चीज़ केसी बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड शी जस्ट रैन अवे। थोड़े टाइम बाद ही DD का एक लॉयर होता है, उसको पता चल जाता है कि केसी कहाँ पे छुपी हुई है एंड वो कॉन्टैक्ट करता है केसी को एंड वो कहता है कि तुम DD के साथ एक बार बात कर लो। बहुत डरी होती है क्योंकि उसको पता है कि उसने एक रोमांटिक कॉन्वर्जेशन देख लिया है किड कडी के साथ एंड ही विल किल हर। वो फिर थोड़ी हिम्मत जुटा के कहती कि मैं कब तक डरती रहूँगी। सो हिम्मत जुटा के वो खुद ही PDD के पास चली जाती है एंड जब PDD के पास पहुँचती है वो बहुत मारता है उसको। फरवरी 2012 में किड कडी घर पे होता है। किड कडी के पास, उसके पास जो गाड़ी होती है, कन्वर्टेबल कार होती है, वहाँ पे एक बम फिट करते हैं एंड किड कडी घर पे होता है एंड उसके ड्राइववे पे ही उसे, मतलब घर के बाहर जो गराज के सामने जो एरिया होता है यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। एक बारी 2016 में फ्रीक ऑफ सेशन हो रहा होता है एक लॉस एंजल्स के होटल में हो रहा होता है जिसका नाम होता है सेंचुरी सिटी एंड यहाँ पे फ्रीक ऑफ सेशन हो रहा होता है एंड केसी इंटॉक्सिकेटेड होती है थ्रू ड्रग्स जो कि अगेन PDD ने दिए होते हैं। वो इस पॉइंट पे PDD ने भी ड्रग्स लिए होते हैं एंड वो ड्रग्स लेके ही बिकम्स एक्सट्रीमली वायलेंट। फिर वो केसी को मारता है 2-3 बारी, पंचेस मारता है बेसिकली उसके फेस पे एंड मारने के बाद वो सो जाते हैं। केसी इस पॉइंट पे पेन में है, शी कैन नॉट स्लीप। सो वो देखती कि DD सो रहा है एंड ये चीज़ फ़ायदा उठा के केसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर ये वीडियो है जो कि काफ़ी वायरल हुई थी कि केसी भाग रही है अपने एलिवेटर के पास एंड जैसी एलिवेटर के पास पहुँचती है DD आता है, टावल उसके वेस्ट पे टावल रैप हुआ होता है एंड देखो कैसे मारता है, कैसे केसी को मारता है, उसको गिरा देता है। ये चीज़ उसको पता चल जाती है कि होटल में CCTV कैमरे लगे हुए हैं एंड ये चीज़ देख जब DD को पता लगता है तो DD उस होटल को $50,000 देता है कि वो उस फुटेज को डिलीट कर दें। बट इवेंचुअली केसी कैब पकड़ती है, वो एलिवेटर में घुस जाती है उस होटल में एंड शी ग्रैब्स अ कैब एंड शी जस्ट रन अवे। ये चीज़ DD को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। सितंबर 2018 को केसी डिसाइड करती है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जो भी लिविंग हेल था और DD ने जो इतने सालों से परेशान किया था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसने सोच लिया था कि अब बहुत हो गया, अब दिस हैज़ टू एंड। वो एक इटालियन रेस्टोरेंट में DD को बुलाती है एंड कहती है कि लेट्स गो फॉर अ डिनर एंड वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देती कि आई वांट टू एंड थिंग्स, कि मेरे को और कुछ नहीं करना एंड यू कैन कीप ऑल द मनी, यू कैन कीप ऑल द रॉयल्टीज़, मेरे को नहीं रहना आपके साथ। DD बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है एंड जब वापस केसी अपने घर जाती है, जो कि DD ने जो अपार्टमेंट दिया था उसी अपार्टमेंट में DD आ जाता है, अपने आप को ज़बरदस्ती अंदर घुसाता है एंड उसको किस करने की कोशिश करता है, प्यार से मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मेरे को मत छोड़ के जाओ। एंड केसी जब कहते कि नहीं बस और नहीं करना, उसी टाइम DD गुस्से में आता है, वो केसी के कपड़े वगैरह उतारता है एंड अपनी बेल्ट उतारता है DD एंड केसी को मारने लग पड़ता है एंड उसके बाद उसका रेप करता है। केसी बहुत बड़ी चिल्लाती है कि प्लीज़ मेरे को ऐसा मत करो, बट वो नहीं रुकता। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सालों के बाद जो केसी पे टॉर्चर हुआ होता है DD के द्वारा, 16 सितंबर को 2024 में उसको फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एलिगेशंस फॉर रैकेटियरिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के लिए। अरेस्ट करने के बाद पता लगता है उसके घर को रेड किया जाता है, उसके 2 मेंशंस होते हैं, रेड करती है एंड वहाँ से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकलते हैं, कैमरास वगैरह, हिडन कैमरास एंड CCTV कैमरा जो कि कमरे में लगाए गए थे। बेबी ऑयल निकलता है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ बॉटल्स ऑफ बेबीज़ ऑयल एंड एक कमरे में उसको सेक्स डंजन बनाया होता है एंड काफ़ी सारे वेपन्स मिलते हैं उसके मेंशन में से, दोनों मेंशन में से। इस केस को फाइल करने के बाद ये जब केस पब्लिक होता है तो काफ़ी सारे एलिगेशंस और निकल के बाहर आते हैं, लाइक ये एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है। केसी ने जब एलिगेशंस डाली 1990 से लेके 2024 तक जितने भी लोगों के साथ
डीडी ने गलत किया था, जितने भी लड़कियों के साथ डीडी ने गलत किया था, सारे धीरे धीरे बाहर आने लग पड़े थे। दिसंबर 2023 में एक लड़की कहते कि 2003 में जब वो लड़की 17 साल की थी, उसके साथ डीडी ने उसके एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बैडबर कोर्ट के, जो कि डीडी के साथ ही काम करते थे, उन्होंने और 2-3 आदमी और थे, इन सब ने उस लड़की जो कि उस टाइम पे 2003 में सिर्फ 17 साल की थी, इसको सेक्स ट्रैफिक किया था और गैंग रेप किया था। फिर एक और केस एक्यूजेशन निकली थी बाय मॉडल एंड एन एक्टर जिसका नाम होता है क्रिस्टल मैककेनी। तो ये लड़की भी एक्यूज़ करती है कि डीडी ने इसको ड्रग दिया था और इसके साथ एक ओरल सेक्स करने की कोशिश करती बाथरूम में इन 2003 में। इस एक्यूजेशन के बाद 2 दिन के बाद डीडी के ऊपर एक और एक लड़की होती है जो सू करती है डीडी को और सेक्सुअल असॉल्ट में 1995 एंड 2000 में। इस लेडी ने भी बताया कि व्हेन शी गॉट इनटू रिलेशनशिप विद डीडी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था और बहुत ज़्यादा उसको मारता था फिज़िकली एंड सेक्सुअली, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। सारे ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस है डीडी के ऊपर, बट ये लाइक 2 मैंने आपको एक एग्जांपल दिए थे जो कि एलिगेशन लगाए गए थे इन लड़कियों के द्वारा। आफ्टर केसी फाइल्ड अ केस ऑन डीडी के ऊपर मर्डर्स के भी एलिगेशंस है। इन मर्डर्स के जो एलिगेशन के इनका ऑफकोर्स अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, बट डीडी जहाँ पे भी मर्डर्स हुए थे डीडी वहाँ पे पास पाया गया था। लाइक इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स, वहाँ पे डीडी भी था, जहाँ पे मर्डर्स हुए थे वहाँ पे डीडी भी था, बट डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं था कि डीडी ने ही मारा था। ये भी सॉर्ट ऑफ कंस्पिरेसी है कि जो टूपाक की डेथ हुई थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर्स ऑफ ऑल द टाइम, 1996 में टूपाक की डेथ हुई थी, कोई उसके ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी, वो डीडी ने ही किया था। जो आपको शुरुआत में बताया था बिगी, जो नोटोरियस बिग था या फिर बिगी जिसको बिगी भी बुलाते थे, वो डीडी के अंडर काम कर रहा था, वो ईस्ट साइड पे पड़ता था। एंड जो टूपाक था वो एक रिकॉर्ड लेबल में काम कर रहा था जिसका नाम था डेथ रो रिकॉर्ड, वो वेसल पे पड़ता था। वो डेथ रो रिकॉर्ड चला रहा होता है सुज नाइट, बिगी की एल्बम आ रही होती है, एल्बम रिलीज़ होने वाली होती है जिसका नाम होता है रेडी टू डाई। वो टूपाक से पूछता है क्या तुम मेरी एल्बम में हेल्प करोगे, बिकॉज बिगी को लगता है कि डीडी उसके लिए हेल्प नहीं करेगा, वो डीडी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है, ही इज़ बीइंग एक्सट्रीमली बिजी विद अदर आर्टिस्ट। सो वो टूपाक के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, बट टूपाक कहता है कि इस चीज़ में डीडी ही तेरी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ सॉर्ट ऑफ बिगी को दिल पे लग गई, तो वो कहता है कि तू सिर्फ डीडी के पास है, डीडी इज़ वेरी गुड एट मार्केटिंग एंड प्रमोशन। सो एक दिन क्या होता है, टूपाक होता है न्यूयॉर्क में, वो एक रिकॉर्डिंग सेशन पे जा रहा होता है, एक बिल्डिंग होती है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन जा रहा होता है, वो एक बैंड के साथ उसने रिकॉर्ड करना होता है। उसी सेम बिल्डिंग में बिगी भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो बिगी अपने किसी दूसरे स्टूडियो में, उसी बिल्डिंग में दूसरी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहाँ पे बिगी का एक दोस्त होता है लिल सी। सो लिल सी बैल्कनी में बाहर स्टूडियो के बाहर खड़ा होता है, वो देखता है कि नीचे टूपाक आ रहा है एंड वो उस टाइम अंदर जाता है बिगी के पास। बिगी को कहता है कि टूपाक नीचे जा रहा है एंड बिगी कहता है कि कॉल हिम अप। सो जैसे ही लिल सी जाता है नीचे, वो एलिवेटर पकड़ता है, नीचे जाता है टूपाक को बुलाने की कि बिगी ऊपर है कि तू मिलने आ जा। सो जैसे ही एलिवेटर नीचे पहुंचती है, एलिवेटर का दरवाज़ा खुलता है, उस टाइम देखे टूपाक के साथ 2 बंदे और होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, वो नीचे लेटे हुए होते हैं। एंड जैसे वो अपना सर उठा के देखता है, सामने उसके लिल सी के सामने 2 रॉबर्स होते हैं जिन्होंने गन पॉइंटेड करी होती है एंड वो लिल सी को इशारा करता है कि वापस एलिवेटर के अंदर चला जाओ। सो लिल सी जैसे एलिवेटर के अंदर जाता है, बटन दबाता है, दरवाज़ा बंद होता है, ऊपर जाता है एंड उस टाइम बिगी को बोलता है कि नीचे टूपाक, उसको गोली मार दी गई है, वो नीचे लेटा हुआ खून हुआ पड़ा है। उस टाइम बिगी, लिल सी एंड डीडी भी वहाँ पे नीचे जाते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे टूपाक नीचे लेटा हुआ है, उसके साथ उसके दोस्त भी है, लेकिन टूपाक अभी भी कॉन्शियस है, वो उसकी आँखें खुली हुई है, उसको पता क्या हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लूज़ कर रहा था। उस टाइम टूपाक देखता है कि बिगी और लिल सी के चेहरों पर गिल्ट था, लेकिन जैसे उसकी शक्ल पड़ती है डीडी पर, वो दिख जाता है कि डीडी के फेस पे किसी भी तरह गिल्ट नहीं है। तो उसको पता लगता है कि उसको शक होता है कि ये जो रॉबरी हुई थी, जो 2 बंदे मेरे को मारने आए थे, ये डीडी ने ही भेजे हैं, डीडी एंड बिगी ने ही भेजे हैं। तो वहाँ से इन सब का ट्रस्ट वगैरह ना, टूपाक का ट्रस्ट थोड़ा टूटने लग पड़ता है। सो ये बात टूपाक पब्लिक में बोलता है कि मेरे पे जो गोलियाँ चलाई गई है, मेरे को लगता है कि
डीडी ने ही करा ये सब कुछ। ये बात डीडी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है एंड पता नहीं कि डीडी ने एक्चुअली किया कि नहीं किया, बट ये बात डीडी को हर्ट हो जाती है एंड वो बिगी को बोलता है कि तुम एक गाना निकाल लो, हू शॉट या। Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling there. वो बिगी एक गाना निकालता है हू शॉट या, एंड वो गाना टूपाक जब सुनता है काफ़ी हर्ट होता है। डीडी को ये चीज़ क्यों हर्ट होती है, क्योंकि डीडी की पहले बात उसने डीडी के लिए क्लेम करता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, एंड दूसरी बात टूपाक ये बात बोला कि डीडी ने उसको मरवाने की कोशिश करी है। उसके लेबल की जो इमेज थी, डीडी की जो लेबल की इमेज थी बैड बॉय रिकॉर्ड की, वो ख़राब हो रही थी। तो इस वजह से बीके को बोलता है कि एक गाना निकाल। तो जब टूपाक जेल से निकलता है वो एक गाना निकालता है, एम्बिशियस विद ए राइट। इस पॉइंट से वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। Addressing the man public, my attitude was fuck it. Motherfuckers love it to be a soldier. Must maintain composure at ease, don't like it's complicated. फिर एक बारी वाइब मैगजीन आती है एंड वाइब मैगजीन में टूपाक साफ एक टूथ बॉम्ब निकालता है कि डीडी ने ही ये सब कुछ किया होगा। लेकिन वो जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू कभी रिलीज़ नहीं किया जाता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मीडिया डीडी ने ही उस वाइब मैगजीन को कॉन्टैक्ट किया एंड काफ़ी सारे पैसे खिलाए और धमकी दी कि जो इंटरव्यू टूपाक के साथ तुमने जो लिया है वो कभी रिलीज़ नहीं होगा, अगर तुम रिलीज़ करोगे तो तुम मारे जाओगे। इस इंटरव्यू के बाद टूपाक दोबारा एक डिस ट्रैक निकालता है, उस डिस ट्रैक का नाम होता है हिट एम अप। Bitch in the clique you claim, West Side when we ride come equipped with game. You claim to be a player but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus Puffy tryna. सो एक बार एक मॉल पे डीडी के कुछ बंदे होते हैं, वहाँ पे डेथ रो के भी बंदे पहुँच जाते हैं, मतलब टूपाक और डीडी के बंदे वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड 1997 सितंबर 7 को माइक टायसन की फ़ाइट होने वाली होती है एंड वहाँ पे टूपाक भी होता है। कीप इन माइंड कि उस मॉल में फ़ाइट हो रही होती है ना, तो वहाँ पे डीडी की जो टीम होती है, डीडी के जो बंदे होते हैं, उस बंदों में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ऑरलैंडो। सो माइक टायसन की फ़ाइट हो रही होती है 7 सितंबर को, टूपाक भी होता है वहाँ पे एंड टूपाक को पता चलता है कि वहाँ पे ऑरलैंडो भी है जो कि उस मॉल फाइट में होता है। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि वहाँ पे ऑरलैंडो भी है जो कि डीडी का ही बंदा है, वो मारने जाता है, उसको मारता है। आफ्टर 2 आवर्स टूपाक वापस घर जा रहा होता है सर्ज नाइट के साथ। गाड़ी के दोनों साइड 2 ब्लैक गाड़ी आती है एंड दे स्टार्ट शूटिंग देम। टूपाक वहीं पे मारा जाता है। अगेन यहाँ पे डीडी वॉज समहाउ कनेक्टेड बट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, बिकॉज जब टूपाक को गोली मारी जाती है डीडी एक पार्टी में होता है। अगर आप एमिनेम फैन हो तो एमिनेम के 2 गाने निकले थे, इन 2 गानों में भी साफ साफ कहता है कि टूपाक की जो डेथ थी डीडी के थ्रू ही हुई थी। The day you put out a hits, the day Diddy admits that he put the hit out, they got Pac kill. Tryna beef with him cause he might put a hit. 50 Cent भी ये बात बोलता है। And if you go deep, more deeper level, with all these accusations जो कि मैंने आपको बताई है अभी, जो कि केसी एंड उसके बाद जितनी भी लड़की है उनके द्वारा निकली गई है, अगर उन सब चीज़ों को माइंड में रख के ये सारी वीडियोस मैं अगर दिखाऊं, आपको दिखेगा कि ये एक्चुअल में वो कुछ है बाहर से और, लेकिन दिखाता कुछ और है। फॉर एग्जांपल इस बास्केटबॉल वीडियो में बास्केटबॉल प्लेयर जंप करता है एंड डीडी ट्राइज टू जंप लाइक उसके बॉल्स को स्मेल करने की कोशिश करता है। I don't have a phone over here. That's not bad. I mean, that's right. एंड एक और वीडियो होती है केसी और डीडी के साथ, ये मेट गैला में होते हैं। Look at the way Diddy is looking at Casey. Thank you so much. I wanted to ask you, can't wait to see 3 a.m. Yes. The controversy. Yeah. How can we get a tape of this? I'm gonna send it to him. Final question. Is there anything that you may want to confess tonight before you go in? इसके बाद काफ़ी सारे लोग और भी बाहर आ रहे हैं, एक्यूजेशन निकल रही है। अब तक इस केस के ऊपर डीडी के ऊपर 120 जो केसेस है, एक्यूजेशंस है, लॉ फाइल हो चुकी है। उनमें से 25 ऐसे लोग हैं जो कि माइनर से, जब वो बिलो 18 ईयर्स के थे, डीडी ने उनके साथ बहुत गलत किया है, ऐसे एलिगेशन निकले हैं। अभी ये केस अभी भी चल रहा है, बट प्रॉपर पक्का एविडेंस नहीं निकला है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या कहता है, आगे क्या होगा। आई होप जो विक्टिम है इस केस में, जिनके साथ गलत हुआ है, आई होप उनको जस्टिस मिल जाए। Stay safe. Take care.